कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के ऊपर डेमो लेक्चर लेंगे। ये लेक्चर सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप डिप्लोमा में हो, डिग्री में हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग लेंगे। उसके पहले लेने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज का एक थॉट है, बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मतलब खुद के ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं कि कभी केटी लग जाता है, यार केटी लग गया। वो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो एंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे जितना आप बिलीव करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको सामने से आके बताने वाला है कि यार तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। होगा एक टेम्पररी के लिए आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट अगर खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी टैकल कर सकते हो और कोई भी पड़ाव पार कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, प्रीस्ट्रेस, स्टॉर्म और मॉस, एफएम, हाइड्रोलिक्स, ये सब जो भी सब्जेक्ट है ये मेनली इफेक्टिव सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, जो जिसमें हर एक बच्चे को थोड़ा ना कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो इसमें सभी को प्रॉब्लम होता है। तो मैं कुछ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में आपको डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। वैसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है, ये सारे जो भी है सब्जेक्ट्स, आप सिविल इंजीनियर हो, डिप्लोमा वाले हो या डिग्री वाले हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग मतलब क्या कि एक रफ एस्टिमेट करना है कोई भी बिल्डिंग का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ओनर है, उसने बोला कि हाँ मुझे पर्टिकुलर ऐसा बिल्डिंग बनाना है, और आप अगर सिविल इंजीनियर हो तो आपको एक रफ एस्टिमेट करना आना चाहिए। तो दैट इज एस्टिमेट। जैसे कि आप इस एस्टिमेट में और कॉस्टिंग में, और कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट पूरे बिल्डिंग का क्या लगेगा वो आप बता दो। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ये हो गया थोड़ा सा। इसमें टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होते हैं, सभी डिटेल्स होते हैं, मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ। रेट एनालिसिस होता है, जैसे कि हम इसमें मटेरियल कितना लग रहा है, ठीक है, लेबर्स कौन कौन से लग रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर वर्क, आरसीसी वर्क, पीसीसी वर्क, ब्रिक वर्क में कितने लेबर्स लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, एक हम हर एक चीज़ का पर्टिकुलर जो निकालते हैं वो होता है रेट एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स आता है जो किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हम दे सकते हैं। लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद टेंडर है, ठीक है, फिर वैल्यूएशन है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमें कवर होता है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग तो आपने समझ लिया होगा कि क्या है एक्चुअल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। उसके बाद ये आपका बिल्डिंग बनेगा। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया, ये बिल्डिंग बनेगा, ये हो गया पैरापेट वॉल, और जो नीचे जो रहता है दैट इज योर सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर हो गया। और चलो ये हो गया आपका लोड बेरिंग। मैंने आपको एक लोड बेरिंग भी दिखा दिया कि लोड बेरिंग क्या होता है, कैसे होता है डायग्राम। ये हो गया आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्टली आजकल हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो भी है आज के 20 फ्लोर हो गए, 40 फ्लोर हो गए, 50 फ्लोर हो गए, वो सारे आपके फ्रेम स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, और लोड बेरिंग मतलब जो पुराने जमाने के किले हो गए, सीओईपी का कॉलेज हो गया जो आज भी स्टैंड कर रहा है, दैट इज लोड बेरिंग। तो जो भी इस पर्टिकुलर पूरे बिल्डिंग का जो एनालिसिस करते हैं हम, वो होता है आपका एस्टिमेट करना। ठीक है, तो ये सारे बिल्डिंग का जो एनालिसिस करते हैं वो एस्टिमेट है। और हम आगे देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स है। डिटेल एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीट एस्टिमेट। ठीक है, जो भी ये मैं चैप्टर बता रहा हूँ या फिर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये डिप्लोमा डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ओके, डिटेल एस्टिमेट क्या होता है? डिटेल एस्टिमेट ऐसा होता है जिसमें आप स्टार्ट टू एंड, पूरा स्टार्ट टू एंड सब कुछ लेते हो। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट बनाना हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, आपको ड्राइंग बनाना है, मैप बनाना है कहीं पे भी, फिर पूरी डिटेल्स की कॉस्टिंग हो गई, फिर सबमिशन करना है, टेंडर लेना है, वो सारा डिटेल एस्टिमेट में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिटेल एस्टिमेट।
और अब सेकेंड है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है, ये जो जनरली हमारे जो डायरेक्टली किसी को अगर कॉस्ट पूछा जाए कि भाई कॉस्ट क्या होगा या क्या होगा, कैसे करेंगे हम, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में आता है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट मतलब क्या कि आपने एक रफली एस्टिमेट बता दिया। फॉर एग्जांपल एक ओनर है, उसको एक वन फ्लोर का बनाना है बंगलो, तो वो बोलेगा भाई कितना कितना जाएगा, मेरा बजट तो इतना है इतना है। तो आप बोलोगे कि ठीक है 1 करोड़ तक आपका कॉस्ट जाएगा, तो वो बोला हाँ अरे चलो मेरा तो बजट 1.5 करोड़ था, 1 करोड़ में हो रहा है, तो दैट इज जो रफली आप एस्टिमेट करते हो, दैट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। इसमें भी टाइप्स आते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड हो गया, सर्विस मेथड हो गया, बे मेथड हो गया, ट्यूब रेट मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड्स है। इस मेथड्स पे जो है उस पर हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता क्या है। ठीक है, अब रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कि आपने एक साइट पे बहुत सारा बल्कि ऑर्डर कर लिया, लेकिन कुछ घट गया और इन फ्यूचर कुछ आपको कम पड़ गया। जैसे कि कुछ पड़ गया, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि सीमेंट आपका, आप लोगों ने प्लानिंग किया था 100 बैग्स का, लेकिन कुछ मिससेलेनियस होने के बाद ये हो गया कि आपको 110 बैग्स लग गए। तो जो 10 बैग एक्स्ट्रा लगेंगे वो आपको रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब रिवाइज एस्टिमेट क्या करोगे? तो रिवाइज एस्टिमेट का ऐसा फंडा है कि अगर 5% आपका टोटल कॉस्ट से एक्सीड हो रहा है, 5% अगर आपका टोटल कॉस्ट से एक्सीड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली टेक्निकल सैंक्शन से कर सकते हो। जो हायर अथॉरिटी वहाँ पे प्रेजेंट है उनसे आप बात करके 5% एक्सीड में हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट आपका 10% एक्सीड हो रहा है, 10% एक्सीड हो रहा है कि हाँ भाई हम लोगों ने मिस कैलकुलेशन कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन 10% अब एक्सीड हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको 1 करोड़ की बिल्डिंग है, बना रहे हो, और आपको 10 लाख, ठीक है 10 लाख का मटेरियल अभी लेना है, तो ऐसे टाइम में क्या हो जाएगा? ये 10% हो गया, 10% हो गया, तो 10% में हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा, एकदम हायर जो अथॉरिटी रहेगा उससे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवाइज एस्टिमेट। 5% रहेगा तो फिर टेक्निकल सैंक्शन से करेंगे, 10% रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करेंगे। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट मतलब क्या है? छोटे मोटे जो भी चीज़ है जो अटक रहे हैं, किसी को कुछ सप्लाई करना है, छोटा सा चीज़ है जिसमें कुछ एडिशनल कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड नहीं किया था कि भाई छोटा सा हम यहाँ पे एक स्टेयरकेस बना देंगे, मतलब पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमने किया था कि हम 3 स्टेयरकेस स्टार्टिंग में बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ मिससेलेनियस के होने की वजह से एक स्टेयरकेस और बढ़ गया, तो ऐसे जब छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो बहुत ही माइनर में आता है, वो सब आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में आ जाएगा, जो सप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एस्टिमेट वही हो गया, जो डिटेल एस्टिमेट रहता है वो उसको आप बोल सकते हो कि कंप्लीट एस्टिमेट है। टोटल जितने भी एस्टिमेट है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया आपका, मटेरियल का सप्लाई हो गया, कंटिजेंसीज मतलब 5 से 7% जो एक्स्ट्रा आपको लगेगा वो हो गया, ये सारी चीज़ें आपके आती है कंप्लीट एस्टिमेट। ठीक है, होप आपको ये कुछ रफ आइडिया मिल चुका होगा कि एस्टिमेट में हम किस टाइप के एस्टिमेट्स करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं अभी एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता दूँ। हमने कहा था अभी कि न्यूमेरिकल लेने वाले, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के ऊपर हम न्यूमेरिकल लेंगे। अब न्यूमेरिकल जानने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम कुछ उसके टर्म्स जान लेते जो हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई 4 to 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, व्हाटएवर विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉस्ट है 1 CR, मतलब 1 करोड़ रहेगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो उसका 4% आ जाएगा आपका वाटर सप्लाई। इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस आ जाएंगे 8 to 9% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सैनिटरी चार्जेस आ जाएगा 4 to 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग के लिए आप, जो आपके लिए प्लान कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो ले लेगा आपका 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ले लेगा। अदर मतलब जो भी मिससेलेनियस लगेंगे साइट पे, आपको कंटिजेंसीज हो गया, टूल्स एंड प्लांट्स हो गया, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उसके लिए हम रखेंगे 5%। ठीक है, नाउ टोटल प्लिंथ एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया? टोटल प्लिंथ एरिया जो भी हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करने वाले हैं वो होगा पहला कार्पेट एरिया प्लस सर्कुलेशन एरिया प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल एंड कॉलम। अब कार्पेट एरिया क्या होता है? कार्पेट एरिया वो एरिया होता है जो सिर्फ यूजेबल है, जिसमें किचन हो गया, पैसेजेस हो गए, वरंडा हो गए, आपके स्टेयरकेस हो गए, ये सब इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, सर्कुलेशन एरिया फ्री एरिया, जो भी आपको चलने के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस लगता है, उसके लिए 20% ऑफ प्लिंथ एरिया लेंगे। प्लिंथ एरिया जो हम निकालने वाले हैं, आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा। एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल एंड कॉलम वो होगा आपका 8%। ये सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल।
सो ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, आप देख सकते हो। प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर G+3। G+3 मतलब टोटल कितना हो गया, G और 3 4 हो गया, 4 फ्लोर। RCC फ्रेम स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लैट्स ईच, 3 फ्लैट हर फ्लोर में है। कारपेट एरिया 75 मीटर स्क्वायर ईच फ्लैट। एज्यूम कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर 10,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। एज्यूम ऑल नेसेसरी डेटा, जो भी मैंने आपको लिखवाया है वो सब नेसेसरी डेटा आपको डालना है और प्लिंथ एरिया का एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट करके बताना है। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम, पहला कारपेट एरिया निकालेंगे। सो कारपेट एरिया कितना दिया हुआ है, कारपेट एरिया कितना दिया हुआ है 75, राइट। सो 75 इंटू, अब एक फ्लोर में कितना है 3 फ्लैट्स, तो एक फ्लोर में हो गया 3 फ्लैट्स। तो कारपेट एरिया ऑफ 1 फ्लोर, 75 इंटू 3 कितना हो गया, जल्दी कैलकुलेट करो, 225 मीटर, ठीक है। लेकिन कितना है, टोटल 4 फ्लोर है ना, G+3 4 फ्लोर्स 3 फ्लैट ईच, तो टोटल कारपेट एरिया कितना आ जाएगा, टोटल कारपेट एरिया इक्वल टू 225 इंटू कितने फ्लोर है हमारे पास 4, तो 4 फ्लोर का आंसर कितना हो जाएगा 224 इंटू 900 मीटर। समझ में आया यहाँ तक, पहला स्टेप का। अब मैंने आपको बताया था प्लिंथ एरिया निकालना है हमें, चलो स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हमें लेना है टोटल प्लिंथ एरिया, क्या होता है कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया एंड एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस। तो कारपेट एरिया हमने क्या निकाला है बेबी 900, लिख देंगे 900 प्लस, अब प्लिंथ एरिया तो हमें पता ही नहीं है, प्लिंथ एरिया पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम प्लिंथ एरिया को लिख देंगे x, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी पता नहीं है, 20% ले लो, क्या होता है 20/100 इंटू x, प्लिंथ एरिया तो पता नहीं है इसलिए x ले लेंगे, प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल एंड कॉलम 8% सेम 8/100 इंटू x। अभी अगर आप कैल्सी में सॉल्व करते हो, अगर ये आप कैल्सी में सॉल्व करते हो तो जाएगा प्लिंथ एरिया इक्वल टू 1250 मीटर, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। अब हमें मेन करना है कि कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जो भी हमें एक्चुअल निकालना है कॉस्ट। तो स्टेप नंबर 3 पे हम लेंगे, स्टेप नंबर 3, ये आ गया स्टेप 3, कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ एरिया निकल चुका है, कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000, सो 1250 कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर विल बी प्लिंथ एरिया इनटू सुपर स्ट्रक्चर का रेट, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया इज 1250 इंटू सुपर स्ट्रक्चर का रेट होता है 10,000, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.25 करोड़, ठीक है, 1.25 करोड़। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर आप बोलोगे अब क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सब स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल के जो नीचे वाले रहते हैं वो, ठीक है। ग्राउंड लेवल के नीचे मतलब जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या आप लोगों को दिया हुआ है सब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सब स्ट्रक्चर के बारे में तो आप डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हो 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर का जो भी कॉस्ट रहेगा उसका 20% आप ले लो। 20% कितना होता है 20/100 इंटू 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ ले लो, कितना होता है 20%, 25% हो गया आपका 25 लाख, ठीक है। 25 लाख हो गया। अब स्टेप नंबर 5 हम करेंगे। स्टेप नंबर 5 मतलब क्या होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा, सब स्ट्रक्चर प्लस सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर कितना आया है अपना 1.25 करोड़ और ये होगा 25 लाख।
मतलब 1.25 करोड़ और 25 लाख को अगर हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा अपना 1.50 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रफली एस्टिमेट कि हम यहाँ तक कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वाटर सप्लाई, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन ये सब भी तो है, तो ये सब का मैंने आपको एक डेटा दिया था। उस डेटा को अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो रिकॉल करो। स्टेप नंबर 6 सारा डेटा बता दो फटाफट। क्या है? वाटर सप्लाई कितना है? 5% ले लेते हैं। सेकेंड, सैनिटरी ये भी 5% ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया थर्ड, इलेक्ट्रिफिकेशन। ये मैंने बताया था कि 8 to 9% लेते हैं, तो हम इसे 9% ले लेते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है आर्किटेक्चर, ये हो गया 1% ले लेते हैं। ठीक है, और अदर्स, ठीक है, अदर्स ये आप 5% ले लेते हैं। तो ये हो गया। पांचों को अगर हम ऐड करेंगे टोटल तो कितना होता है? पांचों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया आपका 20, कितना हो रहा है? 9, 10, 15, 20, 25%। तो अब हम निकाल देंगे यहाँ पे 25%, मतलब वही हो गया 25 into 100 ऑफ टोटल कितना है? 1.5 करोड़। ठीक है, तो इससे टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 37.5 लाख। ये आ जाएगा 37.5 लाख हो गया। तो अब ये हो गया आपका जो हमें ऐड करना है। ठीक है, तो नाउ टोटल कॉस्ट इक्वल टू जो कॉस्ट सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का था 1.5 करोड़ प्लस ये 37.5 आया है, 37.5 लाख। तो ये कुछ कितना होगा? 1.875 करोड़ समथिंग ऐसा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये हो गए आपका कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट। अब इसमें और भी क्या हम ले सकते हैं? कंटिजेंसीज हो गए थोड़े जो एक्स्ट्रा वगैरह सेफर साइड में चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस टोटल कॉस्ट को और हम बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल ले लेते हैं, हम इसको कंसिडर करते हैं। ओवरऑल कॉस्ट कर देते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जो भी गिवन है वो, मतलब जो भी आंसर आया 1.875 करोड़ प्लस कंटिजेंसीज प्लस वाटर चार्ज और टूल और प्लांट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो कंटिजेंसीज हम ले लेते हैं 5%, टूल्स एंड प्लांट्स ले लेते हैं 2%। तो ये 7% आप ऐड करोगे टोटल इसमें, तो ये आपका कुछ अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2.156 करोड़ है सर। तो ये हो जाएगा कि आप सेफर साइड में, आपका एक्चुअल कॉस्ट तो इतना ही जाएगा, लेकिन सेफर साइड के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये है पूरा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं 10 मार्क्स के लिए, अगर डिग्री वाले स्टूडेंट हो तो, और अगर डिप्लोमा वाले हो तो आपको ये आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी और मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, आगे 1-2 वीडियोज़ और भी आएंगे। तो आप अगर सपोर्ट करते हो तो फिर वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बटन प्रेस करना ना भूलें।